देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान का केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुभारंभ किया। इस दौरान उत्तराखंड में विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए, जिसमें कृषि मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि इस अभियान का मकसद तकनीक और सरकारी योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचाना है और इस कार्यक्रम के जरिए 1.5 करोड़ किसानों के साथ सीधा संवाद होगा और यह अभियान 15 दिनों तक चलेगा। इस दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 20 राज्यों का दौरा भी करेंगे। और चलिए सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल जुड़े हैं हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, उत्तराखंड को लेकर क्या टारगेट है? मनीष, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो फिलहाल ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान, जिसका शुभारंभ हर प्रदेश में किया गया है और खुद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हर चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। इस अभियान का मकसद यह है कि बदलती हुई तकनीक और कृषि के संबंध में किसानों को अवेयर किया जा सके, जागरूक किया जा सके और 15 दिन तक देश भर में यह अभियान चलना है, जिसमें खुद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 20 से ज्यादा राज्यों का दौरा भी करेंगे। और चलिए सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल एक बार फिर से जुड़ गए हैं। मनीष, इस अभियान को लेकर उत्तराखंड के संदर्भ में टारगेट क्या है? देखिए, बिल्कुल अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी जो ये कृषि संकल्प यात्रा है, कार्यक्रम का आयोजन किया गया है देश भर में। उत्तराखंड में भी इसकी शुरुआत हुई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की है। देश में जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी शुरुआत की है, तो वहीं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान 20 राज्यों का दौरा कर रहे हैं, तो उसमें माना यह भी जा रहा है कि उत्तराखंड में भी जो है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये संभावित दौरा है। 6 जून को ये बताया जा रहा है, लेकिन जो कृषि मंत्री गणेश जोशी, उनका कहना है कि 13 और 14 जून को एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, उसमें भी शिवराज सिंह चौहान पहुंच सकते हैं। तो कुल मिला के 13 या 14 जून को या फिर 6 जून को कृषि मंत्री उत्तराखंड पहुंच सकते हैं और व्यापक रूप से किसानों के साथ संवाद कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो इस कार्यक्रम का मकसद है, कार्यक्रम का मकसद यही है कि जो वैज्ञानिक तकनीक है उससे किसानों को रूबरू कराया जाए और वैज्ञानिक तरीके से जो है वो खेती की जाए, उसको बढ़ावा जो है मिले। तो उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी का साफ तौर से कहना है कि अगर उत्तराखंड की बात करें तो राज्य गठन के बाद जहां 2000 हेक्टेयर कृषि भूमि कम हुई है, लेकिन जो पैदावार है वो पैदावार उत्तराखंड में बढ़ी है और उसके पीछे उत्तराखंड के किसान भी वैज्ञानिक खेती को जो है अपना रहे हैं और उसी का असर ये है कि वैज्ञानिक खेती से जो है वो पैदावार बढ़ रही है। तो इस कार्यक्रम का भी जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि किसान वैज्ञानिक तकनीक से जुड़े और वैज्ञानिक तरीके से खेती को अपनाएं। तो उत्तराखंड में भी जो किसानों को के साथ संवाद किया जाएगा, किसानों के बीच जो है वो टीमें जाएंगी और उनसे संवाद करेंगी। हालांकि उत्तराखंड के अगर मैदानी जनपदों की बात करें तो उधम सिंह नगर, हरिद्वार और में जो खेती होती है उसे वैज्ञानिक तकनीक से जो है वो खेती होती है, लेकिन पहाड़ों की ओर अगर आप रुख करेंगे तो पर्वतीय क्षेत्र में लोग परंपरागत खेती करते हैं, वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल कम करते हैं। तो इसका उद्देश्य उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर भी वैज्ञानिक तकनीक के जरिए खेती की जाए, इसका प्रचार प्रसार करना भी है। जी, लेकिन मनीष, वैज्ञानिक तकनीक के जरिए खेती को तो बढ़ावा मिलेगा ही, किसान भी इस बात को समझ रहे हैं कि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के दौर में बदलना बहुत ज़रूरी है समय के साथ, और खेती भी बदल रही है। लेकिन किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, डबल इंजन सरकार इस पर किस तरीके से फोकस कर रही है?
देखिए, अगर उत्तराखंड की बात करें तो जिस तरीके से किसानों की आय दोगुनी करने का एक लक्ष्य केंद्र सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया है, तो उसी के तहत जो है इस अभियान को भी जोड़कर देखा जा रहा है। यदि अगर किसान वैज्ञानिक तरीके से खेती करता है तो सीधा असर उसकी आमदनी पर होगा, क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से आप खेती करते हैं तो पैदावार में जो है वो बढ़ोतरी होगी। और उसे इस रूप में भी देखा जा सकता है कि यदि किसान की आय अगर बढ़ेगी तो किसान की आय दोगुनी भी हो सकती है वैज्ञानिक तकनीक के जरिए। और अगर उत्तराखंड में इसका फर्क देखें तो कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने जो रिवर्स पलायन किया है और उसके बाद जो है वो खेती कर रहे हैं। कई लोग जो है वो उद्यान के क्षेत्र में बेहतर खेती कर रहे हैं। और जिस तरीके से उत्तराखंड में जो कीवी को लेकर एक नीति लाई है जिसमें सरकार सब्सिडी दे रही है, सेब के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है, तो तमाम नीतियां सरकार ने भी उत्तराखंड में इस तरीके के लेके आए हैं ताकि जो किसान है उनको एडॉप्ट करें और उससे सीधे तरीके से किसानों को फायदा हो। तो कुल मिलाकर केंद्र सरकार तो एक तरफ जहां अपना प्रयास कर रही है, वहीं उत्तराखंड की जो धामी सरकार है वो भी किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाए। स्कीमें लॉन्च हो रही हैं ताकि किसान वैज्ञानिक तकनीक को भी अपनाएं और जो सब्सिडी सरकार दे रही है, खेती को प्रोत्साहन करने का काम कर रही है, उसका भी कहीं ना कहीं जो है असर किसानों पर पड़े और उसका फायदा लेकर किसान जो है वो उन्नत फसल के साथ वैज्ञानिक तकनीक से जब खेती करेगा तो उसको भी बढ़ावा मिलेगा। जी ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया गया है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रदेश में विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत कर दी है। जिसको लेकर हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने कृषि मंत्री गणेश जोशी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा आज विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कृषि मंत्री गणेश जोशी भी इस अभियान से आज वर्चुअली माध्यम से जुड़े हैं। सर, किस तरीके से आप देखते हैं केंद्रीय कृषि मंत्री की जो पहल है उत्तराखंड में, किस तरीके से इस पहल को आप देख रहे हैं आज? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत का, उसको साकार करने का काम हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं। आज विकसित कृषि संकल्प यात्रा की शुरुआत जहां वो उड़ीसा से कर रहे हैं, वहीं प्रदेश के अंदर इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। इस संकल्प अभियान का आशय विज्ञान को सीधा किसानों से जोड़ना है। जब किसानों को नई तकनीक की जानकारी होगी, नए शोधों की जानकारी होगी, तो उसका उपयोग करके अपने उत्पाद को बढ़ाएंगे। और जो हम कहते हैं किसानों की आय दुगनी करने का जो संकल्प है वो भी पूरा होगा। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय कृषि मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री का आभार करता हूँ। और निश्चित ही मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि जहां राज्य बनने के बाद हमारा खेती का क्षेत्रफल 2 लाख हेक्टेयर कम हुआ है, क्योंकि हमारा उत्पाद 3 लाख टन बढ़ा है। इस बात का प्रतीक कि हम नई तकनीक का प्रयोग करके लगातार अपने उत्पाद को बढ़ा। किसानों को सीधा फायदा इससे होने वाला है क्योंकि कई किसानों को अभी तक तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर रहे। आज हमारे 6000 वैज्ञानिक पूरे देश के अंदर सीधा किसानों तक जाएंगे 15 दिन के अंदर और किसानों के साथ संवाद करेंगे, तो निश्चित इसका लाभ है। 20 राज्यों का दौरा कृषि मंत्री इस दौरान करने वाले भी, क्या उत्तराखंड में भी कोई दौरा उनका होने वाला है? उत्तराखंड में 14-15 को एक एग्रीकल्चर ट्रेड फेयर एग्री मित्र यहाँ पर लग रहा है। इसमें माननीय शिवराज जी यहाँ पर आने वाले हैं। और अभी हमने प्रदेश स्तर पर हर ब्लॉक तक जाने की कोशिश की है। मैं खुद उत्तरकाशी टिहरी के 3 ब्लॉकों में जा रहा हूँ। जितने हमारे दायित्वधारी विधायक हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि नई तकनीक की जानकारी हमारे किसानों तक पहुंचे। सर, क्या आपको लगता है उत्तराखंड में भी कई योजनाएं आपके द्वारा चलाई, कीवी का बढ़ावा, ये तमाम चीजें? हमने कीवी के लिए पॉलिसी लाई है, हम मिलेट्स के लिए पॉलिसी लाए हैं, हम एप्पल के लिए पॉलिसी लाए हैं। हमने सेब के लिए हम लाए हैं कि सेब तोड़ने के बाद उसको
विपणन की समस्या होती थी, कोल्ड स्टोरेज की समस्या होती थी, इसके लिए हम पॉलिसी लाएंगे और हमारा पूरा संकल्प है किस प्रकार हम किसानों को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कृषि मंत्री गणेश जोशी जी हैं, जिनका साफ तौर से कहना है कि बेहतर जो है वो तकनीक किसानों तक पहुंचे, इसका उपयोग इस अभियान का ये है। देहरादून से MH1 के लिए मनीष गंगवाल। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंचायत चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हम पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। निर्वाचन आयोग जो भी तारीख तय करेगा उसी तारीख पर चुनाव लड़ने के लिए हमारी पूरी तैयारी है। इसके अलावा उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। जहाँ से भी इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं, जिस प्रकार की भी जो भी उस नीति पर हम पूरी तरह से तैयार हैं पंचायत चुनाव को लेकर। जैसा निर्वाचन आयोग जिस प्रकार की भी जो भी तिथि नियत करेगा उस नीति पर हम लोग चुनाव में जाने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। भ्रष्टाचार और पारदर्शी शासन देना देवभूमि उत्तराखंड की मूल अपेक्षाएं भी हैं, आवश्यकता भी है। इसलिए 1064 हमने विजिलेंस का एक नंबर टोल फ्री जारी किया है। जहां से भी इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं, अनेक स्थानों पर जो शिकायतें पहले आई उन पर ट्रैपिंग की कार्रवाई हुई है और मैं समझता हूं कि ये देवभूमि को शुद्ध और पारदर्शी बनाने का एक संकल्प है हमारा और ये अभियान हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक पूरी तरह से ये सब चीजें जो है हमारी जो संस्कृति है, कार्य संस्कृति, उसमें नहीं आ जाती। पारदर्शिता हमारा एकमात्र ध्येय है। जिस प्रकार की भी जो भी तिथि नियत करेगा उस नीति पर हम लोग चुनाव में जाने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। भ्रष्टाचार और पारदर्शी शासन देना देवभूमि उत्तराखंड की मूल। और चले सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल जुड़े हैं। मनीष, पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश में क्या समीकरण है, किस राजनीतिक दल की क्या तैयारी है? देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियों की बात कर रहे हैं, लेकिन पंचायत चुनाव होंगे कब, इसको लेकर अभी भी संशय बरकरार है। और जिस तरीके से प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाए जाने की चर्चा है, तो उम्मीद की जा रही है कि जो प्रशासकों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है 31 तारीख तक, तो प्रशासकों के कार्यकाल को सरकार बढ़ा सकती है। क्योंकि उत्तराखंड में एक तरफ चारधाम यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ जो है वो जून के महीने में जो मानसून आ जाएगा, तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो है खासकर पंचायत चुनाव कराना सरकार के लिए या निर्वाचन आयोग के लिए, प्रशासन के लिए मुसीबत हो सकता है। तो एक संभावित जो चर्चा ये है कि जुलाई में जो चुनाव हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जुलाई तक जो है वो पंचायत चुनाव हो जाएंगे। ये चुनाव जो है वो जब मानसून की विदाई हो जाएगी सितंबर के बाद, तो सितंबर के बाद जो है वो चुनाव हो सकते हैं। हो सकता है अगस्त में जो है वो आचार संहिता लग जाए और सितंबर लास्ट में जो है वो चुनाव कराया जाए, क्योंकि 15 सितंबर तक जो है वो मानसून का सीजन लगभग रहता है। तो इसलिए उम्मीद की जा रही है कि सितंबर में ये चुनाव कराए जा सकते हैं। हालांकि अब ये निर्वाचन आयोग को तय करना और सरकार की तैयारियों पर निर्भर है कि चुनाव कब होते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी कहना है कि जल्द ही चुनाव जो है वो संपन्न करा लिए जाएंगे और जो निर्वाचन आयोग कह रहा है कि हम भी तैयार है एक तरफ से चुनाव कराने को लेकर। लेकिन देखना ही होगा कि आखिरकार कब जाकर चुनाव की तिथियों का ऐलान होता है। और सबसे पहले नजर प्रशासकों के कार्यकाल पर है कि यदि अगर प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया जाता है तो उससे साफ तौर से स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार या निर्वाचन आयोग जो है वो चुनाव में थोड़ा सा और लेट लतीफी कर सकता है। जी, लेकिन निर्वाचन आयोग क्या विचार कर रहा है? देखिए, निर्वाचन आयोग भी पूरी तरीके से चुनाव की तिथियों को लेकर जो है वो कह रहा है कि निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी जो है वो आरक्षण तय होना है। क्योंकि पंचायतों में जो आरक्षण तय होगा उसके बाद जब शासन के द्वारा निर्वाचन आयोग को फाइल चली जाएगी, आरक्षण तय हो जाएगा, उसके बाद फिर निर्वाचन आयोग एक बार आपत्ति आरक्षण पे मांगता है और जब आपत्तियों का निस्तारण हो जाता है तो उसके बाद निर्वाचन आयोग तिथियों का ऐलान कर देगा। तो इसलिए उम्मीद की जा रही है कि थोड़ा लेट लतीफी जो है इस प्रक्रिया में होने लगेगी, तो ये जो चुनाव है सितंबर या अक्टूबर तक जाने की उम्मीद की जा रही है। जी, ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में योग नीति 2025 को मंजूरी मिल गई है। इस दौरान योग नीति के तहत सन 2030 तक 5 नए योग हब स्थापित किए जाएंगे, जिसमें जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, कोलीढेक झील और टिहरी झील शामिल है, जहां पर योग, वेलनेस, आयुष के क्षेत्र में सुनियोजित तरीके से डेवलपमेंट किया जाएगा।
सन 2026 तक राज्य के सभी आयुष, हेल्थ और वेलनेस सेंटर में योग सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा इस नई नीति से 13,000 नए रोजगार सृजित होंगे और 2,500 योग शिक्षक योग सर्टिफिकेशन बोर्ड से प्रमाणित होंगे। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड योग की भूमि है, आयुष की भूमि है, इसलिए योग नीति होनी चाहिए और हमने योग नीति को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, जिससे हमारे गांव उत्तराखंड के अंदर गांव-गांव तक योग पहुंचेगा। योग जन जन का योग बनेगा, इससे रोजगार भी बढ़ेगा, स्वरोजगार के भी अनेक अवसर पैदा होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ इस क्षेत्र में बहुत अपार संभावनाएं हैं। बहुत सारे हमारे स्थान भी हैं जहाँ लोग योग के लिए, अध्यात्म के लिए आते हैं, तो उसका प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी होगा। अनेक प्रकार से हमारे राज्य की समृद्धि में बड़ा योगदान योग नीति का होगा। वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के विकास और उद्यमियों के साथ मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। और सच में मुझे लगता है कि एक बड़ा लक्ष्य जो हम लोगों ने लिया है सीएम सौर स्वरोजगार योजना का, वो लक्ष्य हम जल्दी ही प्राप्त करेंगे। आज हमारे साथ ऐसे अनेकों लाभार्थी जुड़े हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर, लगन के बल पर न केवल अपने घरों को सौर ऊर्जा से रोशन किया है, बल्कि उसे अपनी आमदनी का साधन बनाकर, अभी आप लोग वीडियो में भी देख रहे थे, कुछ बहनें भी हमारी इस दिशा में आगे आई हैं, युवा भी आगे आए हैं। उन्होंने जहां रोजगार स्वरोजगार का ये साधन बनाया है, वहीं पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है। वहीं हल्द्वानी में अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम को भू कटाव से बचाने के लिए किए जा रहे सुरक्षात्मक कार्य में बड़ा घोटाला सामने आया। उप जिला अधिकारी राहुल शाह ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के लिए बनाई जा रही सुरक्षा दीवार बनाने के दौरान आपदा प्रबंधन के मानकों का उल्लंघन पाया गया, जिसके बाद सुरक्षा दीवार बनाने वाली एजेंसी पर रोक लगा दी गई है। आगे उन्होंने कहा कि सुरक्षात्मक कार्य करने वाली एजेंसी ने नदी से ही रेता पत्थर उठाकर निर्माण में लगा दिया और कार्य में न ही क्रशिंग मशीन लगाई गई, जो आपदा प्रबंधन के नियमों के खिलाफ है। इसके अलावा गुणवत्ता की जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं नैनीताल के बलिया नाला क्षेत्र में भूस्खलन रोकने के लिए चल रहे मरम्मत कार्यों का सांसद अजय भट्ट ने निरीक्षण किया। इस मौके पर अजय भट्ट ने कहा कि बलिया नाले के कटाव से नैनीताल को खतरा बना हुआ था और पिछले 15 सालों से तेजी से पहाड़ में कटाव हो रहा था। उन्होंने कहा कि मरम्मत कार्य की मजबूती देखकर वे पूरी तरह से संतुष्ट हैं। में उसकी एनर्जी डिसिपेट हुई है, उसके लिए बनाया है वो। बलिया नाले के कारण नैनीताल को बहुत बड़ा खतरा है। लगातार इसमें हम ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। हमारी सरकार ने पैसे के मामले में कोई कमी नहीं की है। काम कैसा चल रहा है, क्या पुख्ता काम है, आगे आने वाले दिनों में सुरक्षा देगा, इन सब बातों का निरीक्षण हमने किया है। काम की गति क्या है, इसे भी देखने के लिए आज आए हैं। मुझे बहुत संतोष हुआ है। आज मैं 0 पॉइंट तक गया हूँ। धीरे धीरे जो खतरा, जो आशंका थी, इस साल कहीं से कहीं नहीं होगा। एक ही प्रॉब्लम है हमारे सामने, जो हमारे भाइयों के लगभग 90 मकान स्थानांतरित करने के लिए कह रखा है, वो अभी हुए भी नहीं है। और सबको ये अंदेशा है कि इतना अच्छा काम चल रहा है, सुरक्षित रहेंगे, लेकिन कभी भी कोई खतरा ऊपर की साइड हो सकता है। कोई डाउट नहीं है कि मानसून तो सर पर खड़ा है। अभी 8-10 दिन हमारे पास हैं काम करने के। और जहाँ तक बलिया नाला का सवाल है, हम 1830 लेवल तक इसमें आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जितना एरिया हमने बेंचेस बनाई हैं, जहाँ तक खुदाई की है, उसमें शॉर्टकटिंग, रॉक बोल्टिंग और उसके अलावा जो और ट्रीटमेंट हैं वो साथ साथ हम करते चले जा रहे हैं।
और हम तैयार हैं कि बारिश आने से पहले हम वो हिस्सा जो हम बेंच बना के नीचे को जा चुके हैं उन सब का ट्रीटमेंट कर लेंगे, और साथ ही साथ उसके अलावा हम पूरा ग्राउटिंग ऑपरेशन भी हमारे साथ साथ चल रहा है। वहीं देश में कोरोना केसेस में पिछले कई दिनों से लगातार इजाफा हो रहा है। दिल्ली मुंबई के बाद अब जानलेवा कोरोना वायरस ने उत्तराखंड में भी दस्तक दे दी है। उत्तराखंड में अब तक 5 मरीजों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है। इनमें 2 मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री बताई गई है, जबकि 3 मरीजों को उत्तराखंड में ही संक्रमण हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव एक युवती बेंगलुरु से, एक युवक हैदराबाद से लौटा है। इन दोनों ने शहर में अलग अलग निजी लैब्स में अपनी जांच कराई थी। इसके अलावा महंत इंदिरेश अस्पताल में भी माजरा निवासी एक व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई। वहीं ऋषिकेश एम्स में भी 2 नए मामले सामने आए। इनमें पॉजिटिव मिली एक स्टाफ नर्स पूर्व में संक्रमित डॉक्टर के संपर्क में आई थी। यह महिला डॉक्टर बेंगलुरु से लौटी थी। इसके अलावा एम्स ऋषिकेश में भर्ती बिजनौर निवासी एक व्यक्ति में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। हालांकि डॉक्टर्स के मुताबिक स्थिति नियंत्रण में है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार के मुताबिक कोविड-19 के बदलते वेरिएंट्स को लेकर उत्तराखंड में सतर्कता बरती जा रही है। कोरोना पॉजिटिव की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। देखिए, अभी तक 3 मामले आए थे। अभी मुझे जानकारी मिली कि 2 और पॉजिटिव आए हैं एम्स में। तो टोटल ऐसे बात करें तो 5 जो हैं केसेस जो हैं यहाँ पे अभी तक पॉजिटिव आ चुके हैं। तो तैयारियां हमने जो बैठक हुई थी, हमारे डीजी मैडम के ने भी इस संबंध में मीटिंग ली थी, फिर सेक्रेटरी साहब ने भी संबंध में मीटिंग ली थी। जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं हमें स्टेट से प्राप्त हुए, उसी क्रम में हमने भी आगे सबको निर्देश दिए हैं। उसमें यही है कि एक तो अपने यहाँ पे टेस्टिंग जो है वो बढ़ाई जाए, जो कोविड की टेस्टिंग है। जो मरीज आ रहे हैं फ्लू लाइक सिम्टम के, अगर बहुत ज़्यादा मरीज बढ़ते हैं तो फ्लू क्लिनिक अलग से बनाया जाए, उसमें मरीजों को देखा जाए। तीसरा, अपने यहाँ जो आइसोलेशन वार्ड वो देख ली जाए कि अगर कोई मरीज़ भर्ती होता है तो कहाँ पे उनको भर्ती करना है, तो आइसोलेशन बेड या वार्ड का जो है वो संचालन करने की कार्रवाई कर ली जाए। वहीं देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और इसी बीच उत्तराखंड सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश के उधम सिंह नगर के जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी कोरोना को लेकर पूरी तरह से अलर्ट पर है। सीएमओ डॉक्टर धीरेन्द्र गहलोत ने बताया कि प्रखंड में कोरोना का अभी तक कोई भी केस सामने नहीं आया। साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए अपील भी की है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग कोरोना को लेकर अलर्ट पर है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 7 बेड का आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है। इस तरह के मरीज देखने में नहीं मिले, लेकिन चूंकि देश में और प्रदेश में मिल रहे हैं तो सावधानी पूर्वक हमने एक वार्ड बनाया है इसके लिए अलग से। यहाँ पर ऑक्सीजन के सिलेंडर की व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही एक फ्लू क्लिनिक चला रहे हैं कि अगर इस तरह के लक्षण वाले कोई मरीज आते हैं तो उनको जांच कराई जाए और उनको अलग से रखा जाए और उनको साथ ही हिदायत दी जाए कि घर में भी वो अलग रहे। क्योंकि कोविड में देखा गया है, जो पिछला भी अनुभव है, कि बचाव ही इलाज है। कि जितना हमने अगर किसी को इस तरह के लक्षण आते हैं और उसको घर में ही थोड़ा अलग कर दिया बाकी मरीजों से, बाकी लोगों से, तो ये फैलता नहीं। तो यही हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और एक फ्लू क्लिनिक चला रहे हैं। वहीं हरिद्वार में जिला पंचायत सदस्य की तरफ से पेयजल निगम के एई को धमकाने और अभद्रता करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि सोमवार को जिला पंचायत बोर्ड की बैठक खत्म होने के बाद पेयजल निगम के जेई नीरज जिला पंचायत सदस्य अरविंद राठी से बैठक में उठाई गई समस्या को जानने पहुंचे। इस दौरान अरविंद राठी इंजीनियर पर भड़क गए। वहीं जेई को दिमाग ठिकाने लगाने की धमकी तक दे डाली। नंबर लेना चाह रहे थे कि जो समस्या है उसे दूर कर पावे बात कर। ये विभाग की तरफ से ये पूछना चाह रहा था, जो आपके हैंडपंप खराब है जिसमें पानी की पीने की समस्या है, हम जाके देख लेंगे। बैठक में उठा इन्होंने की है। नहीं, मैं अभद्रता नहीं मानता। उनका अधिकार है, वो जनप्रतिनिधि है, जन समस्या को उठा रहे हैं, इसलिए उनका अधिकार। कौन से वहीं हरिद्वार के ज्वालापुर में नकली आयुर्वेद दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है,
जिला आयुर्वेद और यूनानी अधिकारी को एक कंपनी की तरफ से उनके नाम पर नकली उत्पाद की शिकायत मिली थी, जिसके बाद विभाग के अधिकारियों ने पुलिस के साथ छापेमारी की। छापेमारी करने पहुंची टीम ने मौके पर बड़ी मात्रा में नकली दवाइयां बनाने में इस्तेमाल हो रहा कच्चा माल और अन्य उपकरण बरामद किए। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक युवक को भी गिरफ्तार किया। हमारे द्वारा जब उस ज्वालापुर के अहबाब नगर नाम के मोहल्ले में उस परिसर में प्रवेश किया गया तो वहाँ पर बड़ी मात्रा में नकली दवाइयाँ जो कि उसी उक्त फर्म शरीफी हर्बल के नाम से बनाई जा रही थी वहाँ पाई गई। किस तरह और इसके रैपर्स, इसके लेवल्स और बनाने जाने वाले में कुछ कड़ाहे, सिलेंडर, पिसाई करने की मशीन, खाली कट्टे और उन कट्टों में खाली प्लास्टिक के जो डब्बे होते हैं और ढक्कन होते हैं वो सभी हमको प्राप्त हुए, जो कि हमने नियमानुसार उनको जब्त किया, उनको हमारे द्वारा सील किया गया। मौके पर केवल एक ही व्यक्ति हमको पाया गया। हमने उससे इस दवाई को बनाने का लाइसेंस और उक्त दवाई, इस दवाई में जो नाम लिखा हुआ था शरीफी हर्बल रेमेडीज़, उसका लाइसेंस हमने उसके द्वारा मांगा, जिसके बाद उसने हमसे कहा कि हमारे पास इस दवाई का कोई भी लाइसेंस नहीं है।